रिच डैड पुअर डैड ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये पैसों को लेकर हमारी पूरी परवरिश पे एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। आज हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी की इसी मशहूर किताब से जुड़े कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद सिर्फ इसका सार बताना नहीं है। हम उन विचारों को कुरेदना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी फाइनेंशियल सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। और ये चर्चा शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। लेखक के 2 पिता थे। एक उनके अपने पढ़े लिखे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, जो एक सरकारी अफसर थे और हमेशा कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये तो हम सबने सुना है। हम सबने सुना है। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। उनका कहना था, ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। ये 2 डैड वाली बात ही अपने आप में कमाल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने पुअर डैड की ही बातें सुनी है। पैसे के बारे में बात मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, या फिर ज्यादा पैसा कमाना लालच है, जोखिम मत लो, अपनी नौकरी बचा कर रखो। ये बातें हमारे घरों में बहुत आम है। हाँ। और रिच डैड की सोच ठीक इसके उलट थी। उनके लिए तो पैसे पर डिनर टेबल पर बात करना बहुत जरूरी था। वो कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता ये कहने के बजाय खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य आपकी सोच को बंद कर देता है और दूसरा उसे नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। एक जोखिम से बचने को कहता था, दूसरा जोखिम को मैनेज करना सिखाता था, और यहीं से पैसे को लेके 2 अलग अलग दुनियाएं बन जाती हैं। और इसी सोच के फर्क से किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए सच नहीं है जो पहले से ही अमीर हैं? मतलब एक आम आदमी जिसके सिर पर EMI और घर के खर्चों का बोझ है, वो कैसे सोचे कि पैसा मेरे लिए काम करेगा? उसे तो काम पर जाना ही पड़ेगा ना। बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो जाल है जिसे लेखक रैट रेस कहते हैं। रैट रेस, चूहों की दौड़। हाँ, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और ये 2 भावनाओं के कारण होता है, डर और लालच। डर और लालच। पहले आता है डर, बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूट जाने का डर। यही डर हमें सुबह बिस्तर से उठाता है और एक ऐसी नौकरी करने पर मजबूर करता है जो शायद हमें पसंद भी ना हो। ठीक है, डर वाली बात समझ में आती है, लेकिन फिर लालच कहाँ से आता है? जैसे ही सैलरी हाथ में आती है, डर की जगह इच्छा या कह लें कि लालच ले लेता है। हम उन सब चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो हम खरीद सकते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, छुट्टियां। बिल्कुल। और जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। ज्यादा पैसे का मतलब हो जाता है ज्यादा खर्चे, ज्यादा कर्ज, और फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक चक्र बन गया। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ और फिर से वही करो। यही रैट रेस है। हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं, उसे अपना मालिक नहीं बना पाते। तो इस रैट रेस से, इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सबक आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान से सवाल से, संपत्ति जिसे एसेट कहते हैं और देनदारी यानी लायबिलिटी में क्या फर्क है? हाँ, ये तो अकाउंटिंग की किताबें भी बताती हैं। हाँ, लेकिन रिच डैड ने इसे इतना आसान बना दिया कि कोई भी समझ सकता है। देखिए। हाँ, लेकिन रिच डैड ने इसे इतना आसान बना दिया कि कोई भी समझ सकता है। देखिए, संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। परिभाषा तो सुनने में बहुत ही ज्यादा आसान लगती है। इसमें ऐसा क्या क्रांतिकारी है? हाँ, परिभाषा जानबूझकर आसान रखी गई है, लेकिन इसका अमल उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ गणित नहीं है, ये हमारी आदतों और हमारी भावनाओं से जुड़ा है। मतलब ये जानते हुए भी कि क्रेडिट कार्ड पर खरीदी गई महंगी घड़ी एक देनदारी है, हम उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते। असली चुनौती तो वही है। किताब का तर्क यह है कि अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति जमा करने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां जमा करते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति जमा कर रहे हैं। वाह! और यहीं पर वो चौंकाने वाला विचार आता है कि जिस घर को हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, उसे लेखक एक देनदारी कहते हैं। एक मिनट, ये बात तो हजम करना थोड़ा मुश्किल है।
हमारे यहाँ तो अपना घर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैं समझ सकता हूँ। और देखिए, लेखक घर के भावनात्मक मूल्य को नकार नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कैश फ्लो के नजरिए से बात कर रहे हैं। जब तक आप किसी घर में खुद रह रहे हैं, वो आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा है, बल्कि निकाल रहा है। ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस। बिल्कुल। तो उस सरल परिभाषा के हिसाब से वो एक देनदारी है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें घर खरीदना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क प्राथमिकता का है। मध्यम वर्ग के लोग पहले नौकरी करते हैं, फिर लोन लेकर एक बड़ा घर यानी एक बड़ी देनदारी खरीदते हैं, और फिर जिंदगी भर उसकी ईएमआई चुकाने के लिए काम करते रहते हैं। एग्जैक्टली। अमीर लोग पहले ऐसी संपत्तियां बनाते हैं, जैसे किराए पर दी जाने वाली कोई प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड या कोई बिजनेस, जो उनके लिए कैश फ्लो पैदा करे, और फिर उस कैश फ्लो से वो अपनी देनदारियां जैसे बड़ा घर या महंगी कार खरीदते हैं। अच्छा, तो मतलब उनकी संपत्ति उनकी देनदारियों का खर्च उठाती है, न कि उनकी अपनी मेहनत की कमाई। यही फर्क है। ठीक है, तो मुझे संपत्ति और देनदारी का फर्क समझ आ गया। मुझे संपत्ति खरीदनी है, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें? एक आम सैलरी वाला इंसान जो 9 से 5 की नौकरी करता है, वो कहाँ से शुरू करें? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर रिच डैड का तीसरा सबक आता है, जो कहता है माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम देखो। हाँ, पर इसका मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। इसका एक गहरा वित्तीय मतलब है। इसका मतलब है अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझना। प्रोफेशन और बिजनेस, ये तो एक ही बात लगती है। ज्यादातर लोगों के लिए हाँ, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये दो अलग चीजें हैं। आपका प्रोफेशन वो है जो आप सुबह 9 से 5 करते हैं, जिससे आपकी सैलरी आती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर। ठीक है। लेकिन आपका बिजनेस आपका एसेट कॉलम है, वो चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं तब भी जब आप सो रहे होते हैं। समस्या ये है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस बनाने और अपने बॉस को अमीर करने में लगा देते हैं, जबकि उनका अपना एसेट कॉलम खाली रहता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का दिया गया है, जब उन्होंने कुछ एमबीए छात्रों से पूछा कि वो किस बिजनेस में है। हाँ, तो सबने एक साथ कहा आप हैमबर्गर बेचते हैं, और उनका जवाब था नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं, रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट? हाँ, रे क्रोक जानते थे कि हैमबर्गर तो बस एक जरिया है, उनका असली बिजनेस था हर प्राइम लोकेशन पर जमीन खरीदना। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रियल एस्टेट ओनर है। तो सलाह यह है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहें, वो आपके बिल चुकाएगी, लेकिन अपनी कमाई का एक हिस्सा उन संपत्तियों को खरीदने में लगाएं जो आपका अपना बिजनेस बनाएं। ठीक है, तो हमने अपने एसेट कॉलम पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ती है, एक और चीज आती है, टैक्स। किताब में ये भी बताया गया है कि अमीर लोग टैक्स के खेल को कैसे खेलते हैं। यहाँ कॉर्पोरेशन की भूमिका आती है। ये तो और भी मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन ये सिस्टम को समझने का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, एक कर्मचारी के आय का पैटर्न क्या है? वो पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है, और फिर बचे हुए पैसों से खर्च करता है। सही। लेकिन एक कॉर्पोरेशन का पैटर्न ठीक इसका उल्टा है। कॉर्पोरेशन पहले कमाता है, फिर जितना हो सके खर्च करता है, और फिर जो कुछ भी बचता है उस पर टैक्स देता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। क्या ये कानूनी है? ये तो अमीरों के लिए एक तरह का लूप होल लगता है। देखिए, ये सिस्टम का एक फीचर है, कोई बग नहीं। सरकारें बिजनेस और निवेश को बढ़ावा देना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें छूट देती हैं। अमीर लोग कानूनी तौर पर कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टैक्स देने से पहले अपने बिजनेस से जुड़े खर्चे दिखा सकें। जैसे हवाई यात्रा को बोर्ड मीटिंग दिखाना, कार को कंपनी का खर्च बताना। बिल्कुल, ये एक कर्मचारी नहीं कर सकता। कियोसाकी का मुद्दा ये नहीं है कि ये सही है या गलत, बल्कि ये कि वित्तीय साक्षरता आपको उन नियमों को समझने और इस्तेमाल करने की ताकत देती है जो सबके लिए मौजूद हैं। ये सिस्टम की समझ है, सिर्फ पैसों की नहीं। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है जिस पर हम बात करेंगे। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये सलाह आज के युवाओं को परेशान कर सकती है। जब कोई करियर शुरू कर रहा हो तो उसे तो ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ही चाहिए होगी। जरूर, और ये एक स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन ये छोटी अवधि की सोच है। लेखक का कहना है कि सिर्फ एक स्किल में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होना जोखिम भरा हो सकता है, जैसे एक बहुत कुशल पायलट। लेखक का कहना है कि सिर्फ एक स्किल में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होना जोखिम भरा हो सकता है, जैसे एक बहुत कुशल पायलट जो सिर्फ एक खास तरह का जहाज उड़ाना जानता है। अगर कल को टेक्नोलॉजी बदलती है या ऑटोमेशन आता है, तो उसकी वो हाई पेइंग स्किल अचानक बेकार हो सकती है। सही कहा। तो फिर समाधान क्या है? हर कोई सब कुछ तो नहीं सीख सकता। रिच डैड की सलाह थी कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना जरूरी है, खास तौर पर वो स्किल्स जो हर बिजनेस की नींव होती हैं।
और उनमें सबसे जरूरी हैं सेल्स और मार्केटिंग। बेचना और संवाद करना। हाँ, ये वो स्किल्स हैं जो आपको लोगों को समझना, बातचीत करना और सबसे जरूरी ना सुनने के डर से निपटना सिखाती हैं। ये स्किल्स अनमोल हैं, चाहे आप डॉक्टर हों, आर्टिस्ट हों या इंजीनियर। इसलिए युवाओं को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी नौकरी की तलाश करें जहां वो कमाएं भले ही कम, लेकिन सीखें ज्यादा। लंबे समय में यही सीखना उन्हें अमीर बनाएगा। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सब विचारों को एक साथ देखें तो साफ है कि दौलत सिर्फ एक बड़ी तनख्वाह का नतीजा नहीं है, ये एक मानसिकता है। हाँ, ये इस डर से बाहर निकलना है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, और ये उस लालच को समझना है जो हमें और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। ये संपत्ति और देनदारी के बीच के उस सरल अंतर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आपकी नौकरी आपके बिल चुकाती है, लेकिन आपका बिजनेस यानी आपका एसेट कॉलम आपको अमीर बनाता है। और सबसे बढ़कर ये लगातार सीखते रहने के बारे में है, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए। बिल्कुल। और हम आज के श्रोता के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहेंगे। इस किताब का एक मुख्य संदेश है कि हमारा सबसे शक्तिशाली एसेट हमारा दिमाग है। जो भी हम सोचते हैं वो हमारी हकीकत बन जाता है। तो सोचने वाली बात यह है, पैसे को लेकर वो कौन सी एक पुरानी धारणा है जो आपको आपके परिवार या समाज से मिली है और जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या वो ये है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, या सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है? और आज की चर्चा के बाद आप उसे किस नए शक्तिशाली विचार से बदलना चाहेंगे?